सब बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत ही अच्छे से अपने पढ़ाई लिखाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो हम सीटेट के पीवाईक्यूज को सॉल्व कर रहे हैं। हम डेली आपको जो क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही है उसमें आप देख रहे हो कि जो आपसे सीटेट के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सीडीपी के क्वेश्चंस, हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको वो क्वेश्चन करा दे ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि आपके एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 देखा होगा तो ये पार्ट 3 होगा, जिसमें हम दिसंबर में जो पेपर हुआ था 24 में उसे करने वाले हैं जो पेपर 1 में पूछा गया था। आज की क्लास में हम उन सारे के सारे क्वेश्चंस को देखेंगे जो 2024 के सीटेट में पूछा गया है। उसके बाद हम जो 2026 के फरवरी में क्वेश्चंस पूछे गए थे उसे भी करेंगे, और ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि आपसे सितंबर में होने वाले पेपर में क्या पूछे जाने के चांसेस है। हम आपको इस चैनल से आपके एसएसटी की भी प्रिपरेशन कराएंगे एंड बहुत जल्द हम आपको 6 to 8 तक की एनसीईआरटी को कवर करके उसके एमसीक्यूज भी कराने वाले हैं। तो अगर आप खुद सीटेट की प्रिपरेशन करते हो तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए जो इस बार सीटेट के एग्जाम्स को देना चाहते हैं। क्लियर? चलिए बिना किसी देरी के क्लासेस की शुरुआत करते हैं। आपको इस चैनल से बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव क्लासेस, बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला क्वेश्चन है, और ये 2024 दिसंबर में जो पेपर हुआ था 14 दिसंबर को, उसके पेपर है, उसके फर्स्ट पेपर के क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन है कि सीखना सबसे अधिक प्रभावी कब होता है। सीखना सबसे अधिक प्रभावी कब होगा, ये है आज का हमारा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन। और आपके ऑप्शंस भी हैं आपके सामने, आपके स्क्रीन पर ऑप्शंस हैं, आप ऑप्शंस को देखिए। पहला ऑप्शन कहता है कि जब शिक्षक केवल व्याख्या दे। आप मुझे आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। जब विद्यार्थी सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। तीसरा ऑप्शन है कि जब केवल गृह कार्य कराया जाए। और चौथा ऑप्शन है कि जब केवल परीक्षा पर ध्यान दिया जाए। आप मुझे बताओ कि इसमें से क्या ऑप्शन होगा। क्या ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी सही होंगे? ऑप्शंस को फिर से पढ़िए। जब शिक्षक केवल व्याख्या दे, क्या जब सिर्फ टीचर बोलेंगे, यानी कि सिर्फ टीचर जब पढ़ा रहे होंगे उस समय पर प्रभावी अधिगम होगा, उस समय पर लर्निंग ज्यादा अच्छे से होगी? नहीं। आप खुद बताइए क्या ज्यादा अच्छे से होगी? बिल्कुल भी नहीं। जब सिर्फ शिक्षक बोलेगा और बच्चे की कोई भूमिका नहीं होगी तो वो लर्निंग इफेक्टिव लर्निंग नहीं हो सकती है, तो ये तो गलत हो जाएगा। जब विद्यार्थी सक्रिय रूप से भाग ले, ये सही हो सकता है। जब केवल गृह कार्य दिया जाए, जब सिर्फ बच्चे को होमवर्क दिया जाएगा तो वो सीखने का अधिक प्रभावी नहीं हो सकता है। जब केवल परीक्षा पर ध्यान दिया जाएगा, ये भी नहीं होगा सीखने का प्रभावी। नियम यहाँ पे सीखने का प्रभाव, सीखना सबसे ज्यादा प्रभावी तब होगा जब विद्यार्थी सक्रिय रूप से सीखेगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्योंकि अगर आप पढ़ा रहे हो तो अगर शिक्षक कुछ बता रहे हैं, कुछ पढ़ा रहे हैं, आप शिक्षक बनने वाले हैं, अगर आप कुछ पढ़ा रहे हैं और उसे समझ ही नहीं आ रहा है, बच्चा उसके लिए सक्रिय ही नहीं है, आपने बहुत सारा होमवर्क दे दिया, तो क्या इससे वो जल्दी चीजें सीख जाएगा, अपने चैप्टर्स को जल्दी लर्न कर लेगा? नहीं। इसके लिए हमें क्या करना होता है, जहाँ पे जिस क्लास में स्टूडेंट एक्टिव होते हैं, जहाँ पे टीचर सेंटर्ड ना होके चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होता है, जहाँ पे इंक्लूसिव एजुकेशन को देखा जाता है, समावेशी को ध्यान में रखा जाता है, वहाँ पे एक इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल लर्निंग होती है। क्लियर? तो इसी के साथ आपने क्या आंसर किया आप ये भी बताइए, एंड इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जब विद्यार्थी सक्रिय रूप से भाग लेते हैं तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव लर्निंग होती है। एक्टिव लर्निंग से समझ गहरी होती है और सीखना अधिक स्थायी होता है। क्लियर? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। और अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो एक्टिव लर्निंग समझ बढ़ाने के लिए की जाती है, यानी कि इससे समझ बेहतर होती है, और सीखना जो है वो अधिक स्थायी होता है, यानी कि परमानेंट होता है। क्लियर? आई होप आपको समझ आ रहा हो, और आप ऐसे ही क्लासेस की प्रिपरेशंस के लिए अपने टीचिंग प्रिपरेशंस को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप इस चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइए। क्लियर? अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला हमारा क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। इंटरनल मोटिवेशन एंड एक्सटर्नल मोटिवेशन से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हम आपको जो यूपी टेट हो रहा है उसके पीवाईक्यूज ही करा देंगे, जो पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, हम आपको उन दोनों के पीवाईक्यू करा देंगे, जिससे आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि यूपी में किस तरह से सीटेट के क्वेश्चन, यूपी टेट में किस तरह के सीडीपी के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो अगर आप कहेंगे तो मैं आपको उन सारे क्वेश्चंस के पीवाईक्यू, मतलब जो भी चल रहे हैं एग्जाम 2, 3, 4 को जो पेपर होने हैं,
अभी 2 पेपर हो गए हैं और कल का पेपर है। आप कहेंगे तो मैं एक क्लास समराइज करके उसके भी क्वेश्चन करा दूंगी आपको। क्लियर? निम्न में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा है? इंटरनल एंड एक्सटर्नल मोटिवेशन मैंने अपने क्लास में बहुत बार डिफाइन किया है, एक बार और सुनिए। देखिए, इंटरनल मोटिवेशन एंड एक्सटर्नल मोटिवेशन को आप बस इस तरह से समझिए कि इंटरनल मोटिवेशन यानी कि आंतरिक मोटिवेशन, आपको सीटेट पास करना है। क्यों पास करना है? आंतरिक मोटिवेशन क्या है कि मैं एक शिक्षक बनना चाहता हूँ, मैं समाज को सुधारूंगा, मैं अच्छी शिक्षा दूंगा, मैं बच्चों के भविष्य को बनाऊंगी। ये क्या है? ये मेरा इंटरनल मोटिवेशन है। लेकिन क्या है, अगर मैं शिक्षक बन जाता हूँ या फिर अगर मैं शिक्षक बनती हूँ तो मुझे अच्छी पेमेंट मिलेगी, मुझे सोसाइटी में सम्मान मिलेगा, मेरी शादी हो जाएगी, जो भी चीजें हैं, एक अच्छी लाइफस्टाइल हो जाएगी। ये क्या है? ये इंटरनल ना होके एक्सटर्नल मोटिवेशन है। यानी कि जैसे हम क्लास में आप टेस्ट लेते हैं, हम अगर क्लास के टीचर हैं और मैंने क्लास में एक टेस्ट कंडक्ट किया, तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि जिसका नंबर, अगर मैं 100 नंबर के पेपर ले रही हूँ, 100 नंबर के क्लासेस में एग्जाम टेस्ट ले रही हूँ, मैं वीकली टेस्ट ले रही हूँ, अगर मैंने कहा कि जिसके भी नंबर 85 प्लस आएंगे तो उन्हें मैं पेंसिल बॉक्स गिफ्ट करूंगी, उन सबको कुछ ना कुछ फर्स्ट सेकंड थर्ड आने पर प्राइजेस मिलेंगे। तो ये क्या हो जाता है? ये है इंटरनल ना होकर के एक्सटर्नल मोटिवेशन। मैंने क्या किया, मैंने पुस्तक पाने की लालच दी, मतलब मैंने उन्हें किसी चीज का लालच दिया। एक्सटर्नल नहीं, ये क्या हो गया? ये हो गया इंटरनल ना होकर के एक्सटर्नल। और आपको क्यों पढ़ना है? ज्ञान के लिए, उस चीज को जानने के लिए आपका इंटरेस्ट है, तो वो क्या हो जाता है? इंटरनल मोटिवेशन। अब पुस्तक पाने के लिए मैंने अभी बताया, तो क्या ये सही होगा? नहीं। दंड से बचने के लिए पढ़ना, ये भी नहीं होगा, ये भी हमारा इंटरनल मोटिवेशन नहीं है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए पढ़ना, हाँ ये हो सकता है, एंड यही होगा। माता पिता के कहने पर पढ़ना नहीं, माता पिता के कहने पर पढ़ना, ये भी हमारा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है, ये एक्सटर्नल मोटिवेशन के एग्जाम्पल्स है। तो आपके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी। आप ऑप्शन नंबर सी के साथ जाइएगा तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ज्ञान प्राप्त करने की रुचि से पढ़ना, ये क्या है? ये अप्रोप्रिएट आंसर है। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि समावेशी कक्षा में शिक्षक का मुख्य कार्य क्या है? अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इंक्लूसिव एजुकेशन के जो चैप्टर्स हैं उसे डेफिनेटली पढ़ के जाइए, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करके जाइए, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड आपके 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाने हैं। या फिर वो थ्योरी बेस में पूछा जाए, कॉन्सेप्ट में पूछा जाए, या फिर सिचुएशनशिप में पूछा जाए, पर पूछा जाता है। समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है? मैंने आपको बहुत बार एक्सप्लेन किया है, एक बार और करती हूँ। समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब होता है समान शिक्षा वाली क्लास, यानी जहाँ पे बच्चों के साथ बिना उसके किसी भेदभाव से जाति, धर्म, लिंग, संप्रदाय, समुदाय, जो भी हो, एजुकेशन, जो भी चीजें आपको क्लास में बच्चे के साथ बिना किसी भेदभाव को पढ़ा रहा है। समान वेश यानी कि जहाँ पे बच्चे के साथ उसके किसी भी चीज को लेकर के डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए, ना ही उसके साथ भेदभाव किया जाए, सबको एक साथ क्लास में बैठा करके पढ़ाया जाए, उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखा जाए, वैसी क्लास को हम क्या कहते हैं? वैसी क्लास को हम समावेशी क्लास कहते हैं, समावेशी शिक्षा कहते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शंस की तरफ बढ़िए। क्लास में केवल मेधावी छात्रों को पढ़ाना, मैंने आपको बताया कि इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब होता है जहाँ पे समावेशी हो, जहाँ पे सभी विद्यार्थियों की विविध आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा दी जाए, ये है समावेशी। तो ये तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है सभी विद्यार्थियों की विविध आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण करना, ये बिल्कुल सही है एंड ये सही है। कमजोर छात्रों को अलग कर देना, अगर आप कमजोर छात्रों को अलग कर देंगे तो ये भी समावेशी शिक्षा का एग्जाम्पल नहीं होगा। केवल पाठ्य पुस्तक पढ़ाना नहीं, केवल बुक्स पढ़ाना भी टीचिंग एग्जाम्पल्स नहीं है, समावेशी शिक्षा के एग्जाम्पल्स नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी के साथ आप जा सकते हो, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब होता है जहाँ पे सारे विद्यार्थियों के उनके विविधताओं को ध्यान में रखा जाए। हर एक विद्यार्थी यूनिक है, हर एक विद्यार्थी अपने साथ एक अलग क्रिएटिविटी को लेकर के है, तो हम उसके सारे आवश्यकताओं को ध्यान में रखेंगे। सभी विद्यार्थियों की विविधताओं एवं आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण करना ही इसका राइट आंसर है। और इसी के साथ बी ऑप्शंस के साथ आप बिल्कुल जाइए, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। एक सेकंड, बी के साथ जाते हैं तो बी बिल्कुल सही है। क्लियर? आप बताइए आपने इसका क्या आंसर टिक किया था? कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइए। आप अपने आंसर्स को अगर करते हैं तो आपको ये चीजें याद हो जाती हैं। क्लियर?
निम्न में से कौन सा निर्माणवादी दृष्टिकोण का उदाहरण है? निर्माणवादी यानी कि कंस्ट्रक्टिज्म का उदाहरण इसमें से क्या है? रटकर याद करना, शिक्षक द्वारा लगातार व्याख्या करना, विद्यार्थियों द्वारा गतिविधियों और अनुभवों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करना, ये क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर, और केवल नोट्स लिखना। इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला हमारा क्या कहता है? अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर होगा, आप इसके एक्सप्लेनेशन को देख लीजिए। विद्यार्थियों द्वारा गतिविधियों के अनुसार सीखने के माध्यम से ज्ञान का निर्माण होता है। क्लियर? तो इसके साथ ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी कि आप सी के साथ जाते हो तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि एक सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिए, जहाँ पे विद्यार्थी एक्टिव होंगे, जहाँ पे बच्चा एक्टिव होगा, लर्निंग वहीं तो इफेक्टफुल होंगी, लर्निंग वहीं पे इफेक्टिव होंगी, अच्छी होंगी। क्लियर? तो ये ऑप्शंस के साथ आप जाइए, आप बिल्कुल सही आंसर टिक करके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वाइगोस्की के अनुसार, आपको इस चैनल से 1-2 क्लासेस ऐसी मिलेंगी जो कि डेडिकेटेड होंगी, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट विद्वान हैं उनको करा दे। फिर बहुत सारी एक्टिविटीज है जो क्वेश्चंस में पूछे जा रहे हैं उन्हें कराने के लिए, और बहुत सारी चीजें हैं जो नए नए टॉपिक्स एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम उन सारे के सारे टॉपिक्स को क्लियर करते हुए आपको इस बार बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करा दे। हम हर बार आपको एक अच्छी प्रिपरेशन कराते हैं। इस बार जितने सारे बन सकते हैं चीजें, जितने सारे क्लासेस हो सकती हैं, हम कोशिश करेंगे कि उन सारे के सारे क्लासेस को प्रोवाइड की जाए। अगर आप चाहते हो कि आपको कुछ और भी क्लासेस मिले जो आप सजेस्ट करते हैं इस चैनल के लिए, तो हम कोशिश करेंगे कि हम उन्हें भी आपके लिए कंप्लीट करें। क्लियर? वाइगोस्की के अनुसार सीखने में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? केवल जैविक विकास, सामाजिक अंतःक्रिया, केवल अभ्यास या केवल अनुकरण? देखिए, मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ कि जब कुछ भी समझ ना आए तो केवल के ऑप्शंस को कट कर दीजिए, क्योंकि केवल ओनली का जो ऑप्शन होता है ना वो गलत है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सामाजिक अंतःक्रिया, क्योंकि केवल का ऑप्शन गलत ही होता है। केवल सामाजिक, क्योंकि ये सिर्फ किसी एक चीज को कह रहा है, जबकि आप सीडीपी में जब आप या पेडागोजी में आप देखोगे कि कोई भी विद्वान किसी एक चीज को पॉइंट आउट नहीं करते हैं। जब कुछ भी समझ ना आए तो भी अगर आप इसे टिक करोगे तो सही हो जाएगा। क्लियर? बी ऑप्शन सही है। वाइगोस्की महोदय के अनुसार भाषा, सहयोग और सामाजिक संपर्क सीखने के प्रमुख आधार हैं, और ये इसका राइट आंसर है। इसी के साथ आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर किया था, आप भी इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगला क्वेश्चन हमारा है जिन प्याजे महोदय से, और ऐसा नहीं है कि सीटेट के क्वेश्चंस हो, सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप करो और जिन प्याजे ना आए। इसीलिए मैं आपको हमेशा से कहती हूँ कि जिन प्याजे, वाइगोस्की, थॉर्नडाइक, स्क्रीनर, इन सबको पढ़ के जाइए। ये सब आपको 1 से 2 नंबर जरूर से जरूर दिला करके जाते हैं। जिन प्याजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष की आयु किस अवस्था को कही जाती है? आपको पता है कि प्याजे महोदय जी ने 4 अवस्थाएं दी है: संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट, फॉर्मल ऑपरेशनल। आप मुझे बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 7 से 11 के आयु के बच्चों के लिए ये है मूर्त संक्रियात्मक। ठीक है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ऑप्शन नंबर सी के साथ अगर आप जाते हो तो आपका आंसर डेफिनेटली सही हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एंड ये है सतत विकास, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से CCE, और ये भी आपसे पूछे जाने वाले टॉपिक्स में से एक है। तो पहला कहता है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य केवल अंक देना है? नहीं। विद्यार्थियों की सीखने की प्रक्रियाओं में सुधार करना है? अच्छी बात है। केवल वार्षिक परीक्षा लेना है? अच्छा। केवल रैंक बनाना है? इसमें से आपको एप्रोप्रिएट क्या लगता है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बी क्या कह रहा है कि विद्यार्थियों के सीखने की प्रक्रियाओं में सुधार करना। तो ये सही हो जाएगा ना, केवल अंक देने के लिए, केवल वार्षिक परीक्षा लेने के लिए, और केवल वार्षिक परीक्षा लेने के लिए केवल रैंक बनाने के लिए, ये तो गलत हो जाएगा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का क्या मतलब है? CCE का क्या मतलब है? ये कहता है कि हम बच्चे के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दें, हम उसके प्रमुख विचारों पर ध्यान दें, हम उसके सीखने की प्रक्रियाओं पर ध्यान दें। तो इसके लिए तो आपका ऑप्शन बी ही अप्रोप्रिएट है।
विद्यार्थियों को सीखने की प्रक्रियाओं में सुधार करना। इस क्वेश्चन के साथ, अगर इस क्वेश्चन में आप इस ऑप्शन के साथ जाते हो तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि कक्षा में छात्र अलग अलग गति से प्रक्रिया करे तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? अगर आपके क्लास में जो बच्चे हैं वो अलग अलग गति से कार्य करते हैं, जो कि बहुत जेन्युइन है, आप अगर एक टीचर बनने वाले हैं तो आप समझिए इस चीज को कि क्लास में बच्चे अलग अलग एक्टिविटी होते हैं, अलग अलग गति के होते हैं, अलग अलग माइंडसेट के होते हैं, अलग अलग उनके अंदर जो उनकी लर्निंग स्किल है वो अलग अलग होती है, उनके आईक्यू अलग अलग होते हैं। तो क्या है, इसके लिए आप क्या करोगे? अगर वो अलग अलग हो, कोई बच्चा है जो बहुत जल्दी सीख लेता है, कोई बच्चा है कि उसके कंपैरिजन में बहुत स्लोली सीखता है, तो आप उसके लिए क्या करोगे? सभी को एक ही प्रक्रियाओं से पढ़ाना है? आप खुद सोचिए, अगर आप सबको एक ही प्रक्रिया से पढ़ाएंगे तो वो इफेक्टिव लर्निंग कैसे होगी? कैसे पता चलेगा? नहीं तो फिर यहाँ पे इसे गलत कर दीजिए, गलत हो जाएगा। केवल तेज विद्यार्थियों को पढ़ाना। अगर आप सिर्फ तेज विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे तो जो बच्चे वीक है, जो बच्चे थोड़े बहुत लर्निंग में पीछे रह जाते हैं, उन्हें कौन पढ़ाएगा? विभिन्न रणनीति गतिविधियों का उपयोग करना, ये बिल्कुल सही बात है। कमजोर विद्यार्थियों को अनदेखा करना, जो कि नहीं करना है, बिल्कुल गलत बात है। हम क्लास में किसी भी बच्चे के साथ किसी भी टॉपिक को लेकर के किसी भी तरीके से उसके साथ भेदभाव नहीं करेंगे। भेदभाव करना एक बहुत बड़ी, बहुत गंदी चीज है। क्लासरूम में या कहीं भी आप किसी के साथ भी कोई भेदभाव ना करिए। अगर आपने टीचिंग फील्ड चुन रखा है, अगर आप टीचर बनना चाहते हो, अच्छे शिक्षक बनना चाहते हो, तो आप इस सारी चीजों को ध्यान में रखिए। क्योंकि आपको पेडागोजी क्यों ही पढ़ाई जा रही है, आपको क्यों पढ़ना है इन सारी चीजों को? ताकि आपका एक माइंडसेट वैसा हो, ताकि आप जब स्कूल में जाओ तो वहां पे बच्चे के साथ इन सारी के सारे चीजों को फुलफिल करके आपका रिएक्ट वैसा हो। क्लियर? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आप अगर इस क्वेश्चन में विभिन्न शिक्षण गतिविधियों का उपयोग करना चाहोगे तो ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब हम क्या करेंगे कि अगर बच्चा कोई तेज है, कोई बच्चा वीक है, किसी को नहीं समझ आ रहा है, किसी को समझ आ रहा है, तो हम वहाँ पे अलग अलग क्लासेस ना करके हम उसे समझाएंगे। अगर जो बच्चा वीक है, उसे नहीं समझ आ रहा है, तो उसके लिए हम एक्स्ट्रा क्लासेस प्रोवाइड करेंगे, अपने टीचिंग के मेथड्स को चेंज करेंगे। बट हमें उसे पढ़ाना है। हम शिक्षक है, हमारा काम ही है बताना। आप मुझसे 10 बार पूछो, 20 बार पूछो, 1000 बार पूछो, मैं क्यों हूँ? मैं बताने के लिए ही तो हूँ। मैं एक मार्गदर्शक हूँ, मैं एक गाइडर हूँ। क्लियर? निदानात्मक मूल्यांकन क्या है? निदानात्मक मूल्यांकन क्या होता है? सीखने अंतिम परिणाम देना, सीखने में कठिनाइयों को पहचानना, रैंक तैयार करना, या फिर प्रमाण पत्र देना। आप मुझे बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये है सीखने में कठिनाइयों को पहचानना। सीखने में क्या दिक्कत आ रही है, बच्चा किस चीज की वजह से नहीं सीख पा रहा, ये निदान करना उसका। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इस असेसमेंट को हम क्या कहते हैं? ये है सीखने की कठिनाइयों को पहचान करना। यहाँ पे हम फीडबैक तो नहीं दे रहे हैं, ना ही बच्चे का पोर्टफोलियो बना रहे हैं, ना ही हम उसे प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बी ऑप्शन के साथ आप जाइएगा तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर? मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन नंबर क्या है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे स्क्रीन पर है। एंड क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की भूमिका में शिक्षक क्या है? अब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में, बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका होती है? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का मतलब ये होता है जहां पे बच्चा सेंटर में हो। स्कूल सिस्टम, बुक, पॉलिसी, सबका इफेक्ट बच्चे पे पड़ना चाहिए। एट द एंड पढ़ाना तो बच्चे को ही है। तो क्या है, अगर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है तो ज्ञान एकमात्र स्रोत है? बिल्कुल भी नहीं। मार्गदर्शक एवं सहायक, शिक्षक क्या है? शिक्षक एक मार्गदर्शक है, सहायक है, गाइडर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाइए। केवल अनुशासन बनाने के लिए शिक्षक का काम नहीं है और केवल परीक्षा लेने के लिए भी शिक्षक का काम नहीं होता। आप बी ऑप्शन के साथ जाइए एंड बिल्कुल सही आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि शिक्षक क्या है? शिक्षक एक मार्गदर्शक है। शिक्षक क्या है? शिक्षक एक आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में बच्चा सेंटर में है। आपके अच्छे एजुकेशन का, आपके चीजों का, आपके बुक्स का, आपके एनवायरमेंट का बेनिफिट स्टूडेंट को होना चाहिए, बच्चे को होना चाहिए। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर है। एंड ये क्या कहता है, इसे पढ़िए एंड इसका आंसर करने की कोशिश करिए। क्योंकि आप आंसर करते हो तो ये चीजें आपके अंदर बैठती हैं, आपको याद रहती हैं, और आप फिर रिवीजन करते हो तो ये चीजें आप भूलते नहीं हो। एग्जाम में अभी टाइम है, मैं इसीलिए कह रही हूँ ताकि आप इन सारी चीजों को याद रखिए। सबसे जरूरी चीज होती है याद करना। अगर आप भूल जाओगे तो फिर कोई फायदा ही नहीं होगा। क्लियर?
11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है एंड आई होप आप इसका राइट आंसर दे दीजिएगा। सीखने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है? अगर आप लर्निंग कर रहे हो, अगर आप अधिगम कर रहे हो, सीख रहे हो, तो इसका उद्देश्य क्या है, इसका मोटो क्या है, एम क्या है, लक्ष्य क्या है? केवल परीक्षा पास करना? क्या आपके सीडीपी या सीटेट पढ़ने का मतलब है सिर्फ परीक्षा पास करना? क्या इस रटना हो जाएगा? बिल्कुल। व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन, ये होगा आंसर। मेरे साथ आप सब भी इसको टिक कर रहे थे, मैं वही देख रही हूँ। सी ऑप्शन हो जाएगा, सी डेफिनेटली सही है। केवल अंक प्राप्त करने के लिए नहीं, क्या आप पढ़ाई कर रहे हो केवल परीक्षा पास करने के लिए, रटने के लिए, केवल अंक प्राप्त करने के लिए? अब आप ये कमेंट कर दीजिएगा, मत कर दीजिएगा कि मैम हम तो सीटेट पास करने के लिए ही पढ़ रहे हैं। वैसे सही बात है, बट इन ऑप्शंस में अगर आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आपको ये टिक करना है कि आप ज्ञान प्राप्त करने के लिए पढ़ रहे हो, ठीक है। बुद्धि, इंटेलिजेंस में बहुबुद्धि सिद्धांत, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया है? जिन प्याजे, हवर्ड गार्डनर, लेवाइगोस्की या स्कीनर? अब इसमें तो किसी का गलत नहीं होगा, सी ऑप्शंस के साथ जाइए एंड वाइगोस्की महोदय ना होके हवर्ड गार्डनर हो जाएंगे, जो कि बुद्धि लब्धि के सिद्धांत को देते हैं। एंड इसमें कोई गलत होने के चांसेस नहीं होने चाहिए, क्योंकि इसे मैंने बहुत बार पढ़ाया है, आपने डेफिनेटली पढ़ा है, याद भी रखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है एंड क्वेश्चन नंबर क्या कौन सा है? 13। चलिए, ये क्या कह रहा है कि निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक कह लीजिए, निरंतर एवं व्यापक कह लीजिए, ये क्या है? इस असेसमेंट्स को हम क्या कहते हैं और ये कब होता है? केवल अंक प्राप्त करने के लिए, सुधार करने के लिए, छात्रों को फेल करने के लिए, रैंक देने के लिए? इसको इस तरह के क्वेश्चंस को मैंने ऊपर ही टिक किया था। अब आप सोच लीजिए कि एक पेपर में आपसे 30 क्वेश्चंस में से कितने इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप थोड़े से पेशेंस के साथ पढ़ लेते हो, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लेते हो, रिवीजन कर लेते हैं, मॉक टेस्ट लगाकर मेरे चैनल को फॉलो कर लेते हैं, तो आप सीटेट कितना इजीली क्लियर कर लो जाओगे। जिस एग्जाम को क्लियर करने के लिए लोग कितने सारे अटेम्प्ट देते हैं, वो एग्जाम आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएगा। क्लियर? निम्न में से कौन सी आंतरिक प्रेरणा है? अभी मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया था, इंटरनल मोटिवेशन एंड एक्सटर्नल मोटिवेशन, दोनों के डिफरेंसेस क्या है, दोनों में क्या अंतर है, क्या चीजें हैं। अब मैं सिर्फ ऑप्शंस पढ़ रही हूँ एंड मैं कमेंट बॉक्स चेक करूंगी, मैं देखूंगी कि आपके क्या आंसर है। पुस्तक पाने के लिए ये क्या होगा, इंटरनल या एक्सटर्नल? दंड से बचने के लिए इंटरनल या एक्सटर्नल? सीखने में रुचि का कारण, क्या ये इंटरनल मोटिवेशन है या फिर एक्सटर्नल मोटिवेशन है? माता पिता के दबाव में पढ़ना, ये क्या है, ये इंटरनल है या एक्सटर्नल है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही जवाब है। यानी कि आंतरिक अभिप्रेरणा है सीखने के रुचि की वजह से होती है, ना ही दंड, ना ही पुस्तक प्राप्ति, ना ही किसी और चीज की वजह से। क्लियर? अब यहाँ पे आता है निर्माणवादी यानी कि कंस्ट्रक्टिज्म। इसमें क्या है, कंस्ट्रक्टिविटी। कक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका होती है? अगर आपकी क्लास में, अगर आप निर्माणवादी क्लासरूम में हैं, तो आप वहाँ पे क्या है? आप फैसिलिटेटर हैं या फिर आप नियंत्रक हैं, व्याख्याकर्ता हैं, मार्गदर्शक हैं? तो बिल्कुल सही बात है, आप वहाँ पे सी, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाइए, आप एक मार्गदर्शक हो। शिक्षक का मतलब होता है एक मार्गदर्शक, एक मार्ग दिखाने वाला। शिक्षक के लिए एक बहुत सारी अच्छी लाइनें यूज होती है, जिसमें एक ये है ना कि शिक्षक स्वयं खड़े रहते हैं, मतलब शिक्षक जो है वो रोड की तरह होते हैं, वो स्वयं उसी जगह पर रहते हैं, पर अपने बच्चे को, अपने स्टूडेंट को उनके सही मंजिल तक पहुंचाते हैं। तो आप क्या हो? आप एक मार्गदर्शक हो, आप एक फैसिलिटेटर हो। ठीक है? सीखने का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? रटना, अनुभव, दंड, परीक्षा। अब ये किसी का गलत नहीं हो सकता है, मैंने इतनी बार समझा रखा है, तो आप इस क्वेश्चन को तो इजी वे से कर लोगे, मुझे नहीं लगता मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है। क्लियर? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाइए, अनुभव बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर है, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? मैं आपसे फिर कह रही हूँ, इंक्लूसिव एजुकेशन को पढ़ के जाइए, इंक्लूसिव एजुकेशन से क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जाते हैं। केवल दिव्यांग बच्चों को पढ़ाना क्या समावेशी शिक्षा का एग्जाम्पल है? सभी बच्चों को समान अवसर देना क्या ये समावेशी शिक्षा का एग्जाम्पल है? केवल प्रतिभाशाली बच्चों को पढ़ाना और अलग विद्यालय बनाना, इसमें तो सबसे अप्रोप्रिएट ही लग रहा है, जो पॉजिटिव आंसर है, जो बच्चों के साथ क्लियर हो रहा है। समावेशी शिक्षा का मतलब होता है समावेशी से ही समझिए, इंक्लूसिव,
जहाँ पे सबके साथ समान व्यवहार हो। अब समान का मतलब ये नहीं कि एक जैसा, समान का मतलब ये कि उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देख करके उनके साथ अच्छा व्यवहार करना, उन्हें सिखाना, उनकी जो नीड है ना उसके अकॉर्डिंग अपने टीचिंग मेथड्स, अपने सब्जेक्ट को, अपनी चीजों को ढालना, ताकि वो समझ पाए, सीख पाए, आप जो पढ़ाओ वो बाउंस न कर जाए उनके दिमाग से। क्लियर? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं एंड अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर है, तो अगला क्वेश्चन आप पढ़िए एंड उसका आंसर करिए। अगला क्वेश्चन है प्रारूपिक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड समेटिव असेसमेंट से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसे भी आप किसी भी कीमत पर मत छोड़िए। सत्र के अंत में अब आप बताइए क्या फॉर्मेटिव असेसमेंट स्टार्टिंग में होता है या फिर मिड में या फिर एंड में? समेटिव असेसमेंट कब होता है? क्योंकि फॉर्मेटिव एंड समेटिव से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सत्र के अंत में, सीखने की प्रक्रिया के दौरान, केवल वार्षिक परीक्षा में और प्रवेश के समय, यानी कि जो आपके एक सेकेंड, बी ऑप्शंस के साथ आप जाइए। सीखने की प्रक्रियाओं के दौरान जो चीजें होती हैं वो फॉर्मेटिव है, और वर्ष के लास्ट में जो होता है वो समेटिव असेसमेंट है। ये आपका गलत नहीं हुआ होगा, मैं ऐसी आशा करती हूँ। नेक्स्ट है कि बाल विकास का सिद्धांत कहता है कि बच्चा क्या है, विकास क्या है। बाल विकास का सिद्धांत क्या कहता है? अचानक होता है क्या विकास? अचानक होने वाली प्रक्रियाएं हैं, निरंतर चलने वाली प्रक्रियाएं हैं, रुक रुक कर चलने वाली हैं, या फिर केवल बचपन तक होती हैं? हमारा विकास क्या अभी रुक गया है? आप मुझे बताओ, क्या आपकी ग्रोथ रुक गई है? देखिए यहाँ पे वो किसी फिजिकल ग्रोथ की बातें नहीं कर रहा है, वो यहाँ पे विकास की बात हो रही है। बालक विकास का सिद्धांत जो है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रियाएं हैं। कहते हैं कि विकास जो है ना वो जन्म से लेकर के मरने तक, यानी कि वूम टू, माँ के गर्भ से लेकर के कब्र तक चलता है, वूम टू टुम्ब चलने वाली प्रक्रियाएं हैं। तो क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर बी के साथ जाइएगा तो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये प्रक्रियाएं गर्भ से लेकर के कब्र तक चलती हैं, तो ये निरंतर चलने वाली प्रक्रियाएं हैं, रुक रुक कर नहीं चलती हैं। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाइए, आपका आंसर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है एंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अधिगम का संज्ञानात्मक क्षेत्र है? कॉग्निटिव डोमेन कौन सा है? ज्ञान, रुचि, भावना। अच्छा, ऑप्शन नंबर 4 ढक गया है। दृष्टिकोण, ज्ञान, रुचि, भावना, दृष्टिकोण, ऑप्शन ए बी सी डी, इसमें से क्या आंसर होगा? आप टिक करिए। संज्ञानात्मक क्षेत्र, यहाँ पे कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात कर रहा है, कॉग्निटिव डोमेन की बात कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? इसके साथ अगर आप ऑप्शन नंबर ए के साथ जाते हो तो आप अपना आंसर बिल्कुल सही कर ले जाओगे एंड 1 नंबर आपके ऐड हो जाएंगे। तो बिल्कुल ए ऑप्शंस के साथ जाइए, ए आपका बिल्कुल सही है एंड बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। अगर आप ए सही कर रहे हैं तो बधाई हो, आपने सही आंसर किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 21 है एंड आज हम 30 क्वेश्चंस को करेंगे, 30 क्वेश्चंस को करेंगे जो आपके दिसंबर में पूछे गए सीडीपी के क्वेश्चन से पेपर 1 के। मैं कोशिश करूंगी कि आपको पेपर 2 भी करा दूं। सारे के सारे पेपर्स में बहुत जल्द कवर करके आपको कराऊंगी। जेडपीडी क्या है? जेडपीडी से क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं एंड जेडपीडी किसी का गलत नहीं होना चाहिए। तो जेडपीडी की अवधारणा किसने की थी, किसने दिया है? वाइगोस्की, पियाजे महोदय, ब्रूनर या फिर थॉर्नडाइक? यहाँ पे कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पे है लेव वाइगोस्की महोदय ने जेडपीडी का सिद्धांत दिया था। बी ऑप्शन के साथ जाइए एंड फटाफट करते हैं। बी ऑप्शन के साथ अगर आप जाते हो तो बिल्कुल सही हो जाएगा। एक सेकंड, ये क्या हो गया? हाँ, आप बी ऑप्शन के साथ जाइए, बी बिल्कुल सही है। इसके लेव वाइगोस्की महोदय ने ही जेडपीडी का सिद्धांत दिया था, तो बी ऑप्शन के साथ आप टिक कर सकते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पर है एंड आप इसका राइट आंसर क्लिक करने की कोशिश करिए। अधिगम को स्थायी बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? अगर आप चाहते हो कि अधिगम जो है वो स्थायी हो यानी कि परमानेंट हो, तो आपको क्या करना होगा? क्या आप रट लोगे तो चीजें लाइफ टाइम याद रहेंगी? अनुभव एवं अभ्यास, दंड एवं या फिर केवल गृह कार्य? तो बी ऑप्शन के साथ जाइए, बी बिल्कुल सही है। बी कहता है कि क्या है ये अनुभव एवं अभ्यास के द्वारा ही सीखा जा सकता है, रट के, केवल गृह कार्य से, और जो भी ऑप्शन है इसमें से आप बी के साथ जाओगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सा बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत है? इसमें से कौन सा बाल केंद्रित, चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग का एग्जाम्पल है? शिक्षक केंद्रित शिक्षा, सक्रिय भागीदारी, रटकर सीखना, ए या फिर केवल परीक्षा? यहाँ पे जो सक्रिय भागीदारी है, इस ऑप्शन के साथ अगर आप जाते हो तो आपका आंसर बिल्कुल सही एंड एप्रोप्रिएट हो जाएगा।
तो बी ऑप्शन के साथ जाइए, बी बिल्कुल सही है। क्लियर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, और अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, 24 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। अच्छा मूल्यांकन होना चाहिए, इफेक्टिव मूल्यांकन, इफेक्टिव असेसमेंट कब होगा? निष्पक्षता से, पक्षपात पूर्वक, कठिन एवं लंबा। अच्छा मूल्यांकन तो तब होगा ना जब आप निष्पक्ष मूल्यांकन करिएगा। किसी भी चीज में अगर आप निष्पक्षता नहीं है, आप किसी के साथ किसी को फेवर कर रहे हो और किसी के अगेंस्ट बोल रहे हो, तो फिर वो तो पक्षपाती हो गया ना। सीखने की प्रक्रिया में त्रुटि क्या दर्शाती है? एरर क्या दर्शाएगी सीखने की प्रक्रिया में? सीखने की प्रक्रिया में जो त्रुटि है, जो एरर है, वो क्या दर्शा रही है? असफलता को, सीखने के अवसर को, अनुशासनहीनता को, या फिर कमजोरी को? अब यहाँ पे बताइए क्या ऑप्शन होगा। सीखने की प्रक्रियाओं में त्रुटि क्या दर्शाती है? ये दिखाती है सीखने के अवसर को, सीखने के अवसर को दिखाती है। क्लियर। तो इसके साथ क्या आंसर करेंगे आप? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आप बी के साथ जाइएगा तो आपका आंसर, एक सेकंड, आपका आंसर बिल्कुल सही है। त्रुटि क्या है, गलतियां क्या है? गलतियां कब होती है? जब आप सीखते हो, सीखने की कोशिश करेंगे हम, तभी तो गलतियां होंगी और फिर हम उसे सुधारेंगे। तो सीखना, लर्निंग की एक लर्निंग, सीखना क्या है? लर्निंग का एक तरीका है, एक मेथड है, एक प्रक्रिया है, और ये एक पॉजिटिव साइन है, क्योंकि आप गलती ही नहीं कर रहे हो तो फिर आप सीख कैसे रहे हो। क्लियर। बच्चों की जिज्ञासा बढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? आप एक टीचर हैं और आप चाहते हैं कि आपकी क्लास में बच्चे इंटरेस्टेड होकर पढ़े, सो आपको क्या करना चाहिए? आप किस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करोगे? आप अपने बिहेवियर में कैसे चेंजेस लाओगे? प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना, बिल्कुल सही बात है। चुप रहने को कहना नहीं, केवल नोट्स लिखने को कहना, दंड देना नहीं। हम वहाँ पे बच्चे को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। आपकी क्लास में बच्चे जितने ज्यादा क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं, आपसे, आपके टॉपिक से रिलेटेड आपके साथ बातें करते हैं, क्वेश्चंस अरेंज करते हैं, उतनी ही आपकी क्लास इफेक्टिव एंड एंगेजिंग होती है। तो आप इसके साथ जाइएगा तो आपके आंसर्स बिल्कुल सही हो जाएंगे। एंड असली टीचिंग वही होती है, अच्छी टीचिंग वही मानी जाती है जिसमें बच्चा एक्टिव हो, जिसमें बच्चा आपसे क्वेश्चन आंसर्स कर रहा हो, वो सीख रहा हो, वो जान रहा हो, जहाँ पे त्रुटियां कर रहा हो, आप उसके क्वेश्चंस को सही करके दे रहे हैं, आप उसे समझा रहे हैं, आप डिबेट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करा रहे हैं, कैरिकुलम में उसे पार्टिसिपेट करा रहे हैं। तो ये ऑप्शंस के साथ जाने पर आपके ऑप्शंस डेफिनेटली सही होते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। व्यक्तिगत भिन्नताएं यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस का अर्थ क्या है? क्या वैल्यू है उनकी? क्या सभी बच्चे समान होते हैं? नहीं। आप मुझे बताओ, क्या सभी बच्चे समान होंगे? हम और आप क्या समान हैं? नहीं। यहाँ पे हमारे और आपके अंदर जब इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो सकते हैं, व्यक्तिगत भिन्नताएं हो सकती हैं, तो फिर एक क्लास में बैठे 40 बच्चे एक समान कैसे हो सकते हैं? प्रत्येक बच्चा अलग है, बिल्कुल सही बात है। केवल बुद्धि में अंतर है? नहीं। केवल शरीर में अंतर है? बिल्कुल भी नहीं। बी ऑप्शन के साथ जाइए, प्रत्येक बच्चा अलग है, हर एक बच्चा यूनिक है, एंड हर एक बच्चा अपने साथ एक अलग एक्टिविटी, एक अलग ट्रीटमेंट, एक अलग चीजें लेकर के बैठा है। क्लियर। सीखने का सबसे प्रभावी वातावरण कौन सा है? सीखने का सबसे प्रभावी वातावरण, सबसे इफेक्टिव वातावरण कौन सा होगा? भययुक्त? बिल्कुल भी नहीं। भय मुक्त तो थोड़ा सोच भी सकते थे इस ऑप्शन को टिक करने के लिए। आप बताओ कि भययुक्त, जहाँ पे बहुत ज्यादा डर हो, जहाँ पे बच्चे डरे हुए हो, तो वहाँ पे क्या सीखेंगे वो? सहयोगात्मक? बिल्कुल सहयोगात्मक हो जाएगा। दंडात्मक और तनावपूर्ण तो बिल्कुल भी नहीं। तो आप बी के साथ जाइएगा। बी ऑप्शंस के साथ जाने पर आपके इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा एंड आप अपने 1 नंबर अपने ज्यादा स्कोर कर लोगे। अब यहाँ पे आ जाता है निदानात्मक मूल्यांकन क्या है। ठीक है, इस असेसमेंट में क्या होता है? तो क्या यह अंक देना है, कठिनाइयों की पहचानना है, प्रमाण पत्र देना है, या फिर इसका मतलब है रैंक देना? अब इस क्वेश्चन को भी मैंने कराया था, बस लैंग्वेज अलग था ऊपर, तो बस मैंने इसके आंसर्स को टिक कर दिया। आई होप आप समझ रहे होंगे। एंड आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, 30 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। एक प्रभावी शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? एक प्रभावी शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? आप एक अच्छे शिक्षक हो, इसकी कुछ तो शाइन होंगे ना, कुछ तो सिंबल्स होंगे, कुछ निशानियां होती हैं। केवल विषय का ज्ञान, आपके अंदर अपने विषय का बहुत अधिक ज्ञान है। तो क्या आप एक अच्छे शिक्षक हैं? क्या आप एक प्रभावशाली शिक्षक हैं? बच्चों की आवश्यकताओं को समझना, कठोर अनुशासन और अधिक गृह कार्य, इसमें से अप्रोप्रिएट क्या लग रहा है? बी ऑप्शन बिल्कुल सही। यानी कि क्या है? बच्चों की आवश्यकताओं को समझना सबसे अच्छा, सबसे इफेक्टिव टीचिंग का मेथड्स है।
अगर आपको पता ही नहीं है कि आपकी क्लास में जो बच्चे हैं उनका बुद्धि लब्धि क्या है, वो किस आईक्यू के हैं, किस सेंस के हैं, किस क्लास के हैं, आप उन्हें किस तरीके से समझा रही हैं, उन्हें समझ भी आ रहा है कि नहीं, अगर आप उनकी आवश्यकताओं को नहीं समझती हैं तो फिर आप एक प्रभावी शिक्षक कैसे हुई। अगर आपने समझा ही नहीं कि आपकी क्लास में जो बच्चे हैं 6th क्लास के हैं, 7th के हैं, 8th के हैं, 9th के हैं, 10th के हैं, 11th के, 12th के हैं, उनका सेंस क्या है, उनकी आईक्यू क्या है, वो पढ़ना कैसे चाह रहे हैं, बुद्धि लब्धि क्या है, उनकी वीकनेसेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, तो फिर आप एक अच्छी टीचिंग कैसे करोगे। तो इसी के साथ आज के हमारे 30 क्वेश्चन थे। एक सेकंड, 30 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। एंड आप कमेंट करिए और बताइए कि 1 दिसंबर 2024 को जो पेपर हुआ था, अगर आप होते तो आप इस 30 में से कितना स्कोर करते, आपके कितने नंबर आते, आपको कैसी लगी क्लास, ये सारी की सारी चीजें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आप और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप आगे आपको बहुत सारे सीटेट से रिलेटेड कंटेंट मिलेंगे जिसमें आपके जीएस भी कवर होंगे और मैं आपको सीटेट की बहुत अच्छी खासी प्रिपरेशन करा दूंगी। इसके बाद आप सीटेट के लिए डरना बंद कर देंगे। तो प्लीज पेशेंस के साथ पढ़ाई करिए, रिवीजन करिए, मॉक टेस्ट को लगाइए, पीवाईक्यूज को सॉल्व करिए और सबसे जरूरी चीजें हैं कि जो टॉपिक्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, पीवाईक्यू कराने का सीधा मतलब यही होता है कि आप देखिए कि आप इतने बड़े सिलेबस में कौन सी चीजें हैं जो मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीट हो रही हैं। और अगर आपने नोटिस किया होगा तो वाइगोस्की, पियाजे, स्कीनर, ये सारी चीजें, समावेशी शिक्षा और भी जो टॉपिक्स हैं वो मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहे हैं। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, तो आपका एक माइंड सेट ऐसा बन जाए ताकि आप एग्जाम में जब बैठो तो आपको ऐसा लगे कि मैं जैसे मैम की क्लासेस देख रहा हूँ वही चीजें हैं। तो मैं बस इसलिए आपसे रिक्वेस्ट भी कर रही हूँ कि प्लीज पढ़ाई करिए, सीरियस हो जाइए। सीटेट कोई बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है, बट अगर आप नहीं पढ़ते हो तो ये एग्जाम बहुत लोग 10-10 अटेम्प्ट्स दे करके बैठे हैं और उनसे नहीं हो रहा है। क्लियर? तो बस आप प्रिपरेशन करिए एंड आप इस बार सीटेट को अच्छे से पढ़िए। अपने उन दोस्तों के साथ भी इस चैनल को जरूर शेयर करिए जो सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो इस बार सीटेट क्लियर करना चाहते हैं और अपने गवर्नमेंट टीचर बनने का सपना पूरा करना चाहते हैं, जो DSSB, KVS, NVS या फिर स्टेट में जो बिहार, यूपी में एग्जाम्स होने वाले हैं उसे क्लियर करना चाहते हैं। तो इस चैनल को जरूर से जरूर फॉलो कर लें। ये चैनल आपके टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशंस में बहुत ज्यादा हेल्पफुल करने वाला है। तो इसी के साथ मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए एंड मस्त रहिए। जय हिंद।